स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वेलकम टू डेली इकोनॉमिक न्यूज। आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की तारीख 8 दिसंबर 2022। वैसे तो मैं 7 और 8 दिसंबर दोनों से जुड़ी हुई डेली इकोनॉमिक न्यूज कवर करने जा रहा हूं। तो इस सेशन में आज हम 3 इंपॉर्टेंट एरियाज पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो सॉइल मैनेजमेंट, जो कि एग्रीकल्चर के एरिया से क्वेश्चन जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर पोर्शन में पूछा जा सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आफ्टर दैट हम बात करेंगे कि कैसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट अभी जारी की गई है जो इंडिया के इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में बात कर रही है। एंड थर्ड हमारी जो न्यूज होगी दैट विल बी नेशनल बैम्बू मिशन। क्या है ये, क्या है, किसकी खासियत और क्यों चल रहा है न्यूज में और यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये हम जानेंगे। सो वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है वसु कटारा, योर वेरी ओन वीके सर एंड योर इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट। मैं इन 3 आज मुद्दों पे आप सबके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं। एक्चुअली क्या है, पुअर सॉइल मैनेजमेंट के ऊपर अभी एक आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में और इसी आर्टिकल की कॉपी मैंने आपके सामने रखी है। इस आर्टिकल में क्या था वो मैं एक्सप्लेन करूंगा और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, इस आर्टिकल में सॉइल डिग्रेडेशन की बात चल रही है। सॉइल डिग्रेडेशन मतलब जो खेतों की मिट्टी होती है, मृदा होती है, टॉप सॉइल होती है, वो जब डिस्ट्रॉय हो जाती है उस प्रोसेस को सॉइल डिग्रेडेशन की प्रोसेस कहते हैं। और उसका क्या इंपैक्ट होता है, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हमारे जीवन के ऊपर, हमारे इस इकोसिस्टम के ऊपर, पारिस्थितिकी तंत्र के ऊपर और हमारी हेल्थ के ऊपर, ये हम जानने वाले हैं आज के सेशन में। देखो, आपको इसके अंदर सॉइल मैनेजमेंट के बारे में कई सारी बातें देखने मिलेंगी और इंपॉर्टेंट एरियाज के बारे में बात करूंगा। अच्छा, हमारा जो ये प्लैनेट है, हमारी जो पृथ्वी है, उस पर 87% लाइफ फॉर्म आप और मेरे जैसे ह्यूमन बींग्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया वगैरह वगैरह, वर्म्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल, प्लांट्स एक्सेट्रा। ये सब कुछ सारे हमारे इस इकोसिस्टम के पार्ट, ये सारे लाइफ फॉर्म्स, इनको सॉइल क्वालिटी की जरूरत है, अच्छी सॉइल क्वालिटी की जरूरत है। एग्रीकल्चर जो भी ग्रो होता है वो मिट्टी के ऊपर, सॉइल के ऊपर ग्रो होता है। अगर सॉइल क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, कुछ उग नहीं पाएगा। और अगर कुछ उग नहीं पाएगा तो उससे ह्यूमन और बाकी लाइफ फॉर्म कैसे सस्टेन हो सकेंगी। तो इसलिए हमें इंश्योर करना है कि हेल्दी सॉइल बनी रहे दुनिया के अंदर, हेल्दी सॉइल की जो हमारी जरूरत है वो पूरी हो सके। अच्छा, मेंस के अंदर भी जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन सॉइल रिलेटेड बन सकता है और कैसे उसका कनेक्शन है फूड सिक्योरिटी से। सबसे पहले तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी सॉइल, आखिरकार क्या महत्व है किसी जगह पर हेल्दी सॉइल होने का। सबसे पहली चीज तो वहां पे रहने वाले लोग, उनकी फूड सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खाद्य सुरक्षा। अगर सॉइल की कंडीशन ठीक नहीं होगी तो आप एग्रीकल्चर नहीं ग्रो कर पाओगे, लोगों को न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाएगा क्योंकि एग्रीकल्चर की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल मैनेजमेंट करना। और यूनाइटेड नेशंस भी कहता है इस बात को कि हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो तभी सस्टेन कर सकते हैं जब अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी में हम एग्रीकल्चर ग्रोथ को, खेती को बढ़ावा दे सकें। सॉइल के अंदर जो मिनरल्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जो जैसे नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटेशियम, अलग अलग आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने मिलते हैं मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर, मृदा के अंदर। अगर उनकी हेल्दी प्रेजेंस नहीं होगी तो एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा। एग्रीकल्चर नहीं होगा तो खान पान के लिए जो फूड सिक्योरिटी हमारे पास जिसकी ज़रूरत होनी चाहिए, फूड होना चाहिए, तभी तो फूड सिक्योरिटी होगी, खाद्य सुरक्षा होगी, तभी तो हम भरपेट खाना खा पाएंगे। अगर एग्रीकल्चर ही ठीक नहीं हुआ, अगर सॉइल कंडीशन ही ठीक नहीं हुई, अगर हेल्दी सॉइल नहीं हुई तो अगेन फूड सिक्योरिटी नहीं हो पाएगी। आफ्टर दैट ये जो सॉइल है ना, इट एक्ट्स एज अ कार्बन सिंक। सॉइल एक कार्बन सिंक का भी काम करता है। सिंक क्या होता है, घर में होता है ना सिंक, जिसमें पानी डालते हो तो बहकर नीचे चला जाता है। तो बेसिकली वो सिंक पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है। इट इज स्टोरिंग वाटर समवेयर, राइट। ऐसे ही हमारे एनवायरनमेंट, हमारी प्रकृति में आपको देखने मिलेगा कार्बन सिंक्स होते हैं। जैसे सबसे पहले पेड़, जो पेड़ क्या करता है, देखो हम लोग क्या करते हैं, मैंने अभी ऑक्सीजन इनहेल करी और एक्सहेल कर रहा हूं अब मैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस है रेस्पिरेशन का। पेड़ जो फोटोसिंथेसिस करते हैं या जो भी उसकी नॉर्मल ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। पेड़ मतलब प्लांट्स, ट्रीज एक्सेट्रा।
एक्सेल करते हैं ऑक्सीजन विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो अगर ये जो मिट्टी है इस पे उगने वाले पेड़ पौधे यही नहीं उग पाएंगे तो वो कार्बन सिंक का काम कैसे कर पाएंगे? नेचर के अंदर जो सॉइल है इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कार्बन सिंक, क्योंकि उस पर पेड़ भी उग रहे हैं, आपको देखने मिलेगा। सबसे ज़्यादा तो ओशंस के थ्रू होता है, समुद्र, ओशंस, महासागर, इनके थ्रू होता है। तो कार्बन सिंक मतलब सीधी सी बात है कि कार्बन को स्टोर करते हैं और ऑक्सीजन एमिट करते हैं। अगर सॉइल अच्छी नहीं होगी, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो कैसे कार्बन सिंक का काम कर पाएंगे? खुद ही सोचिए। मैं तो बल्कि कहूँगा कि सॉइल जो है वो नेचर की फिल्टर है। जैसे घर में एयर प्यूरिफायर होता है, वाटर प्यूरिफायर होता है, फिल्टर होता है ना, वैसे ही कोई भी डस्ट हो गया, केमिकल हो गया, कोई भी ऐसे पलूटेंट हो गए, वो सॉइल क्लीन करती है, सरफेस से क्लीन करती है। और उसके थ्रू, ये तो हमने एनसीईआरटी में स्कूल लेवल पे पढ़ा ही है कि सॉइल कैसे क्लीन करती है हमारे एनवायरनमेंट को। और समझो, इंसान को रहने की जगह ज़मीन के ऊपर ही तो मिलती है। कहीं पे सॉइल डिग्रेडेशन हो गया, रेगिस्तान बन गया, डेजर्टिफिकेशन हो गया, तो वहाँ पे इंसान कैसे रह पाएगा? सेटलमेंट उसका पॉसिबल ही नहीं होगा। बिल्डिंग बनती हैं, सड़कें बनती हैं, भाई बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सॉइल का। सो बस मैं यही बात तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दैट वी नीड क्लीन एनवायरनमेंट। हमें क्लीन एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि अपनी सॉइल को हम फ्लड से, बाढ़ से बचाएं। ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा, कीचड़ बन जाएगी, सॉइल रन ऑफ हो जाएगी, टॉप सॉइल बह जाएगी। ज़्यादा सूखा पड़ेगा तो ऐसे सॉइल फट जाएगी, जैसे आपको ऐसे देख रही है, फोटो में देखने मिल रही है। तो हमें कोशिश करनी है सॉइल कंजर्वेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। चाहे वो गंगा के एरिया हो, गंगा के आसपास के फ्लड प्लेन्स हो, किसी नदी के आसपास के इलाके हों जहाँ पर पानी बहकर जाता है, कोई भी जगह हो, आपको कोशिश करनी है ऐसे एरियाज से सॉइल इरोजन कम करें और प्रोटेक्ट करें हमारे सॉइल को और हमारे एनवायरनमेंट को। सीधी सी बात है, काफ़ी ज़्यादा इकोसिस्टम हमारा सॉइल की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है। मैंने आपको बहुत सारे एस्पेक्ट बताए कि सॉइल इंपॉर्टेंट क्यों है, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो आ रहे होंगे। देयर माइट बी सर्टेन चैलेंजेस विच आर एसोसिएटेड। कुछ तो चैलेंजेस होंगे ना। सबसे बड़ी चीज़ और सबसे पहली चीज़, सॉइल हेल्थ हम सही से मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आजकल हम बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं। केमिकल्स का यूज़ एक लिमिट तक हो तो ठीक है, पर ओवर यूसेज की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो केमिकल्स के ओवर यूसेज की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ओवर यूज ऑफ एग्रो केमिकल्स। अब देखिए, सॉइल में आप बहुत ज़्यादा केमिकल, यूरिया और अलग अलग फर्टिलाइजर डालोगे तो सॉइल का एसिडिफिकेशन होगा। एसिड ज़्यादा मात्रा में स्प्रेड होने लगेंगे सॉइल के अंदर, और सॉइल एसिडिक हो जाएगी तो इट विल नॉट बी केपेबल इनफ टू ग्रो वेरियस क्रॉप्स। कैपेबिलिटी कम हो जाएगी, ऑर्गेनिक मैटर रिड्यूस हो जाएगा सॉइल का। ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस कंटेंट कम हो जाएगा। खाद क्यों डालते हैं? ताकि ऑर्गेनिक मैटर बढ़े। यहाँ तो केमिकल्स के इस्तेमाल की वजह से ऑर्गेनिक मैटर कम हो सकता है। ये बात आपको समझनी है। पौधे अगर उग भी रहे हैं तो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, पौधे मर जाएंगे, इट विल लीड टू क्रॉप फेलियर्स। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें ओवर यूज ऑफ केमिकल्स की वजह से देखने मिलती है। सॉइल के ऊपर जो पेड़ हैं वो बच कहाँ रहे हैं? हम तो काट दे रहे हैं उन्हें, डिफॉरेस्टेशन कर दे रहे हैं हम लोग, डिफॉरेस्टेशन कर दे रहे हैं हम लोग। सो डिफॉरेस्टेशन बहुत रैपिडली बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण बहुत रैपिडली बढ़ रहा है। फॉरेस्ट जो है, जंगल जो है, वो आपके धीरे धीरे फार्म्स, खेतों में परिवर्तित हो रहे हैं, फार्म्स में परिवर्तित हो रहे हैं। फार्म की जो, खेत की जो जमीन है वो आपका एग्रीकल्चर लैंड को आप कमर्शियल यूसेज के लिए यूज कर रहे हो, फैक्ट्रियां लग रही हैं, घर बन रहे हैं। तो अगर खेतों को आप बाकी यूजेज के लिए लोगे, उस सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, वहां पे कुछ उगा नहीं पाओगे। पेड़ काट दोगे, वहां पर खेती करने लगोगे, फार्म बना दोगे, तो वहां पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेजिटेशन है उसका लॉस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? खुद ही सोचिए। पेड़ काट दोगे तो, शहरीकरण करोगे तो, शहरों को बसाओगे ऐसी जमीनों पे, तो वहां पे जो पेड़ है उनका क्या होगा? उन्हें काटना पड़ेगा लॉजिकली, तभी तो जगह बनेगी। तो डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, शहरीकरण जो हो रहा है। अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, शहरीकरण जो हो रहा है। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट,
आपको वाटर लॉगिंग जैसी प्रॉब्लम देखने मिल रही है। वाटर लॉगिंग कई कई एरिया में, नदियों में बहुत ज्यादा बारिश होती है, नदियों का पानी उफान मारता है, ओवरफ्लो होता है और खेतों की जमीन पानी के नीचे दब जाती है और वाटर लॉगिंग होती है। इस वजह से वहां पे कोई भी क्रॉप नहीं उग पाती उस दौरान, और या क्रॉप्स पहले से हो तो वो नष्ट हो जाती है, फसल पहले से हो तो वो नष्ट हो जाती है। वहाँ की सॉइल का अपर लेयर जो है वो रन ऑफ हो जाता है, बह जाता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उसके साथ साथ अगर आप सॉइल के ऊपर कई सारे सॉल्ट देखते हैं, सॉल्ट नेचुरली भी अकर करते हैं, रेगिस्तानी इलाकों के अंदर सॉल्ट्स कई सारे पाए जाते हैं सॉइल के ऊपर, मिट्टी के ऊपर, मृदा के ऊपर, टॉप लेयर पे। वो सॉइल जब ज़मीन के अंदर बह जाते हैं, लीचिंग होती है उनकी, तो आपकी, मैंने बताया ना, सॉइल की क्वालिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। वाटर लॉगिंग से बहुत ज़्यादा लीचिंग आपको देखने मिलती है। ग्राउंड वाटर, ज़मीन के अंदर जो पानी है उसके अंदर ये सॉल्ट्स मिक्स हो जाते हैं, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं जो ऊपर सॉइल पे रखे होते हैं। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज जैसा भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश में सॉइल क्वालिटी को इम्पैक्ट कर रहा है। मौसम में बदलाव आता है, गर्मी बढ़ती है, कहीं पे बाढ़ आ रही है, रेगिस्तान के इलाकों में बाढ़ आ रही है। राजस्थान के कितने एरियाज़ हैं जो कि इस साल बाढ़ का सामना करे हैं। तो आप समझ सकते हैं बहुत सारे रीजंस हैं जिनसे सॉइल फर्टिलिटी कम हो जा रही है, सॉइल फर्टिलिटी कम हो जा रही है। और हम इन्हीं प्रॉब्लम्स को तो दूर करना चाहते हैं, तभी तो सरकार ने कितनी सारी स्कीम शुरू करी है। परंपरागत कृषि विकास योजना ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है कि उस खेत पर जहां पर आप खेती कर रहे हो वहां पर कोई और केमिकल का इस्तेमाल ना हो, बल्कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जो कि पालेकर साहब, सुभाष पालेकर साहब का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश करते हो, नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करते हो, गाय का गोबर, गाय गौमूत्र हो गया, खाद हो गया, इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हो। तो ये अच्छे सोर्सेज है। अच्छा, सरकार जो फर्टिलाइजर भी बांटती है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फोस्फोरस, यूरिया बांटती है, यूरिया भी आजकल नीम कोटेड, नीम चढ़ा हुआ, नीम क्यों डाला जाता है यूरिया में? क्योंकि सॉइल में वो कम धीरे तरीके से एब्जॉर्ब होगा, फिर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस स्लो हो जाएगी, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा। एक साथ सॉइल यूरिया एब्जॉर्ब कर लेती थी, उसका इंपैक्ट ही नहीं हो पाता था सॉइल में, काफी यूरिया तो जमीन में ही बह जाता था, ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स हो जाता था। नीम कोटेड यूरिया कम से कम स्लो एब्जॉर्प्शन तो होगा। सरकार, हम क्या है ना कि कोई चीज़ फ्री में मिलती है तो उसका अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं। हम न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी प्रोजेक्ट चलाना चाहते हैं कि सॉइल की जितनी ज़रूरत हो, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, सॉइल की जितनी ज़रूरत है उतना ही सरकार आपको यूरिया प्रोवाइड करे सस्ते रेट पर, उतना ही डाई अमोनियम फॉस्फेट, म्यूरिएट ऑफ पोटैश, डैप, एमओपी, यूरिया, अलग अलग ऐसे केमिकल्स प्रोवाइड करे जो कि आप फर्टिलाइजर के तौर पे यूज़ करते हो, केमिकल फर्टिलाइजर के तौर पे, या सॉइल में ऐड करते हो, या खेती करते टाइम ये चीज़ें तो डाली जाती है ना, पेस्टिसाइड कम से कम डालें हम। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी बेसिकली कह रही है कि सर आपकी पहले सॉइल टेस्ट करेंगे। अच्छा, सॉइल टेस्ट करने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम भी शुरू करी है सरकार ने। ये खेत है मेरा, मान लो, यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट आएंगे जो देखेंगे कि सॉइल में यूरिया की कितनी ज़रूरत है, पोटेशियम की कितनी ज़रूरत है, फोस्फोरस की कितनी ज़रूरत है। फिर आके वो बताएंगे कि आपको 1 पैकेट यूरिया डालना है, आधा पैकेट पोटेशियम डालना है, और फिर मैं उस हिसाब से अपने खेत में उसका छिड़काव करूँगा। तो सरकार सब्सिडी उसी हिसाब से दे रही है जिस हिसाब से आपको ज़रूरत है, खेत में जितनी ज़रूरत है। वरना तो आपको अंधाधुंध दे देंगे, फ्री दे देंगे फर्टिलाइज़र, लोग तो अंधाधुंध डालेंगे, फिर तो दे विल बी यूजिंग इट in a very very non-frugal way, in a very irresponsible way, isn't it? गैर जिम्मेदाराना तरीके से करेंगे कि नहीं करेंगे लोग? और तो ये सब हमारे लिए जानना जरूरी है। बाय द वे, दिसंबर 5 की ये न्यूज़ है। दिसंबर 5 को वर्ल्ड सॉइल डे भी था, इसलिए हम सॉइल के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो बस एग्रीकल्चर में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। इस साल के बजट में भी सरकार ने कहा था कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे हम एग्रीकल्चर के अंदर। सॉइल क्वालिटी इंप्रूव करने की सरकार बहुत कोशिश कर रही है। जैसे कुछ मैं अगर रिफॉर्म्स बताऊं, सरकार एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दे रही है। कुछ प्रोबेबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना, कि खेत है उसके आसपास पेड़ उगाओ, ट्रीज को उगाओ, श्रब्स को उगाओ, उससे सॉइल रन ऑफ नहीं होता। ये खेत है, मैं आसपास पेड़ लगा देता हूं,
तो अगर कोई पानी बहा के भी ले जा रहा है या पानी बह भी रहा है तो ये जो पेड़ हैं इनकी जड़ें उस पानी को ज़मीन तक ले जाती हैं, नीचे तक ले जाती हैं, इनकी जड़ें पानी को नीचे तक ले जाएंगी। तो अगर आपने खेतों में फर्टिलाइज़र भी डाला तो बह नहीं जाएगा, ये जो पेड़ हैं जो आप उगा रहे हो ये उन्हें वापस ज़मीन में ले जाएंगे। और उधर जो आपका खेत है, फॉरेस्ट्री करने का, वानिकीकरण, जंगल मतलब पेड़ उगाने का, ये बेनिफिट होगा कि इससे इनफिल्ट्रेशन बढ़ेगा। जो आप यूज़ कर रहे हो केमिकल्स या आप नेचुरल मैन्योर खाद भी यूज़ कर रहे हो तो ये नहीं कि पानी के साथ डाला और वो बह के कहीं और चला गया। पेड़ होंगे तो उनकी सॉइल, उनकी जो जड़ें हैं वो सॉइल के अंदर तक ऐसे केमिकल्स को, ऐसे ऑर्गेनिक मैटर को ले जाने में हेल्प करेगी। इसके साथ साथ पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो फिल्ट्रेशन का भी काम करती हैं, तो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर भी बना रहेगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा अब जैसे सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम शुरू करी है, ऐसे सॉइल को रेगुलरली, मिट्टी को रेगुलरली चेक करना ज़रूरी है, रेगुलरली ऑडिट करना ज़रूरी है। सरकार कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से रेगुलर विजिट्स कराती है साइंटिस्ट की। पंचायत की भी मदद ली जा सकती है कि वो मदद करें मॉनिटर करने के लिए कि क्या किस क्वालिटी के सॉइल में किस क्वालिटी के न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और किस क्वालिटी का न्यूट्रिएंट अवेलेबल है। उसके अलावा थर्ड, क्रॉप रोटेशन। आप एक ही फसल बार बार मत उगाओ, सॉइल की ना फर्टिलिटी कम होती जाती है। एक ही फसल उगाए जा रहे हो। पहले के टाइम में कहा जाता था कि जहाँ पर आप खेती करो, जैसे फॉर एग्जांपल गेहूँ चावल उगाया तो उसके बाद आप दालें उगाओ, पल्सेस उगाओ उस एरिया में, उससे क्या होगा, सॉइल फर्टिलिटी बनी रहेगी उस एरिया की। आप क्योंकि दाल जो होती है लेगुमिनस प्लांट्स कहते हैं उन्हें, सॉइल के अंदर क्या करते हैं, अपनी जड़ों से नाइट्रोजन की जो मात्रा कम हो जाती है ना उसको बढ़ावा देते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। बेसिकली मुद्दे की बात यह है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं प्लांट्स, और उसमें भी लेगुमिनस प्लांट्स मतलब दाल, मतलब पल्सेस। ऐसी क्रॉप्स उगाओ, रेगुलर बेसिस पे आपको क्रॉप रोटेशन करते रहना है, ऐसे प्लांट्स को आते रहना है। पेड़ काटे जा रहे हैं तो एफॉरेस्टेशन करो, पेड़ लगाओ, रीफॉरेस्टेशन करो, एफॉरेस्टेशन, रीफॉरेस्टेशन जैसी चीजों को बढ़ावा दो। उसके अलावा कहीं पे भी सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर कई सारी ट्रीटीज हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है और कई सारी ट्रीटीज, UNCCD कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर हम सुधार कर सकते हैं। स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा तो वैसे भी सरकार देने की कोशिश करी है, अलग अलग कमिटीज़ बनाई है, अलग अलग एक्सपर्ट कमिटीज़ फॉर्म करी है गवर्नमेंट ने कि कहाँ पे कितना पेस्टिसाइड यूज़ हो, हर्बिसाइड यूज़ हो, केमिकल यूज़ हो, कैसे इनको नेचुरल सोर्सेज को यूज़ करके हम इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर की क्वालिटी को बेटर कर सके। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इंडिया में, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ावा दे रही है कि कैसे क्रॉप क्वालिटी को, फसल की क्वालिटी को, सॉइल क्वालिटी को हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है हमारे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए, ये बहुत ज़रूरी है एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है इस हमारे एनवायरनमेंट में ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए। तो इसीलिए हमें प्रोटेक्ट करना है, सॉइल मैनेजमेंट प्रॉपर्ली करना है। और इस पे एक सवाल आपके मेंस के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर भी और मेंस के अंदर भी आने की काफ़ी संभावना है। ऑलराइट, तो हमें सॉइल मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन देखने मिल सकता है। पहले भी यूपीएससी ने सवाल पूछा है, अगेन इन फ्यूचर इट कैन आस्क अ क्वेश्चन, सो बी प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखेंगे, हमारा टॉपिक देखेंगे, हमारा माफ कीजिएगा, अब नेक्स्ट हमारा है इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई है। अब इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर बेसिकली ये कहा गया है कि इंडिया की 2022-23 जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है, जो 1 अप्रैल 2022 शुरू हुआ है, 31 मार्च 2023 तक चलेगा, इसमें इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट कितनी बताई है वर्ल्ड बैंक ने? वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि ये 6.9% होगी। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट में बोला है दैट वी आर नेविगेटिंग द स्टॉर्म्स। नेविगेटिंग द स्टॉर्म्स का मतलब कि एक हमारे सामने तूफान
चल रहा है उसमें भारत कैसे भी खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ यही चीज़ को तो दर्शाती है। अब देखिए, अभी रिवाइज करी है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की जीडीपी फोरकास्ट वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। पहले बोला था 7.5% हम ग्रो करेंगे, फिर बोला कि नहीं 6.5% हम ग्रो करेंगे, और अब इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट में बोला है कि नहीं 6.9% तक ग्रो करेंगे। तो अगर आप अक्टूबर 2022 का डेटा, भी कुछ महीने पहले का डेटा देखेंगे, तो वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो ओरिजिनली 7.5% आंकी गई थी वो नहीं, उतनी नहीं होगी, 6.5% होगी। अब जाकर वर्ल्ड बैंक ने फिर से बोला है कि नहीं, 2022-23 के लिए इंडिया की इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ 6.9% हो सकती है। जीडीपी क्या होता है मैंने पहले के हमारे एक लेक्चर में समझाया भी है, आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, एंड कुंवर प्रतीक सर ने भी डेफिनेटली समझाया होगा, तो हमारी प्लेलिस्ट है डेली इकोनॉमिक न्यूज़ की, उसको आप देख सकते हैं। अब खासियत क्या है इस बात की कि हम एक्सटर्नल चैलेंजेस के बावजूद, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन जो कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध की वजह से हो रहा है, उसके बावजूद ग्लोबल लेवल पे ऑयल प्राइसेस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रही है, उसके बावजूद ग्लोबल ग्रोथ जो रुक सी गई है, उसके सामने भारत डट कर खुद ग्रो कर पा रहा है और इस एक्सटर्नल चैलेंज से भारत जूझ पा रहा है। तो बेसिकली हमारे इकोनॉमिक आउटलुक, हमारे देश के नज़रिया को बताया है कि इंडिया अभी भी ग्रो करेगा, और कई सारे ग्रोथ ड्राइवर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ेगी, जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इंडिया के अंदर, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे देश में बढ़ सकता है, जो कि बढ़ेगा ही। इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार खर्च रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, कैपिटल एसेट कंस्ट्रक्शन, ऐसे एरियाज में सरकार पैसा लगा रही है। विश्वास नहीं है, नेशनल गति शक्ति प्रोग्राम, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, गति शक्ति प्रोग्राम हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हो गया, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बनाया गवर्नमेंट ने। क्यों किया है ये सब, और क्यों इतना सरकार बूस्ट दे रही है हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को और इंफ्रास्ट्रक्चर में आत्मनिर्भरता को लाने को, कि हमारे देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन हम बनने वाले हैं। अगर इतने लोग कल जाके डिमांड करेंगे, मतलब हमारे पास बहुत बड़ी डोमेस्टिक मार्केट है, इंडिया में इतने लोग हैं जो अलग अलग चीज़ें खरीदने तैयार हैं, मांग करने तैयार है, उन्हें दूसरे देशों से खरीदना पड़ रहा है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में क्रिएट करो कि इंडिया में ही इंडियन बिजनेसेस से ही वो परचेज करें, पैसा हमारे देश में ही बढ़ा, हमारे देश में स्प्रेड होता रहेगा, सेल्फ रिलायंस बढ़ेगा, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी इससे। इसलिए तो आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना देखा है, चाहे वो डिफेंस सेक्टर में हो, वेपन्स अब इंडिया में हम बना रहे हैं, चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर में हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर, इकोनॉमी किसी भी सेक्टर में आपको देखने मिले, इंडिया अपनी ग्रोथ फोरकास्ट जो 6.9 करी हुई है, बढ़ाई गई है, उस पर अटल रहे, इनफैक्ट डबल डिजिट ग्रोथ देखे कल जाके। हमें उसके लिए कई सारे डोमेस्टिक चैलेंजेस को सॉल्व करना होगा, ग्लोबल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उससे जूझना होगा, और वी आर ऑलरेडी डीलिंग विद दैट। इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना होगा। अभी जो हमने रिसेंट FTAs करे हैं, कौन से कंट्री के साथ इंडिया ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स किए हैं रिसेंटली, ज़रा नाम बताइए। उनको यूज़ करते हुए अपने ट्रेड को दूसरे देशों के साथ और बढ़ाना होगा, और अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को इस तरीके से इंश्योर करना होगा, नेविगेट करना होगा कि आपको देखने मिलेगा कि इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पाएगी। सो माय फाइनल कंक्लूजन ऑन दिस पॉइंट इज़ दैट कि हमें इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को इम्प्रूव करना है, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना है। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए ग्रीन एनर्जी बहुत ज़रूरी है, ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। एंड नॉट जस्ट दैट, हमें कई सारे चेंजेस क्रिएट करने हैं हमारे इकॉनमी के अंदर, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का ही मैंने एग्जांपल दिया, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर, जिससे हम डोमेस्टिक जो लेवल पर ग्रोथ हमें मिलनी चाहिए, हमारे देश के लेवल पर इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी आबादी की ज़रूरतों को केटर करना है, तो हमारी इकॉनमी को रोबस्ट होना होगा, सीधी सी बात है। ऐसा वर्ल्ड बैंक इंडिया से एक्सपेक्ट करता है, तभी तो हमारी जो डाउनग्रेड कर दी थी इकोनॉमिक ग्रोथ का फोरकास्ट, वो वापस से इंक्रीज किया है। एंड आई एक्सपेक्ट कि समवेयर इस फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में हम 7% के आसपास ही ग्रो करेंगे। ग्लोबल हेडविंड्स के बावजूद, ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम्स के बावजूद हम इतना ही ग्रो करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम हमारा टॉपिक नेशनल बैम्बू मिशन का पढ़ने जा रहे हैं। नेशनल बैम्बू मिशन क्या है? नेशनल बैम्बू मिशन का ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया के अंदर बैम्बू प्लांटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। एग्रीकल्चर सेक्टर, नॉन फॉरेस्ट एरियाज के अंदर प्राइवेट ज़मीनों पर, प्राइवेट लैंड्स पर बैम्बू को उगाया जाए। इसके बहुत अलग अलग एरियाज में यूसेज हैं।
इसको बेचकर, इसको सेल करके इंडिया के अंदर हम नेशनल बैम्बू मिशन के तहत ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ पा सकते हैं. वी कैन एक्चुअली अचीव अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. हमारे फार्मर्स का लेवल ऑफ इनकम भी बढ़ सकती है. फार्मिंग के साथ साथ बैम्बू से उनकी लेवल ऑफ इनकम बढ़ा सकते हैं हम, डबल कर सकते हैं हम. हमारी सरकार भी तो ये चाहती है, तभी तो एक कमेटी बनाई गई थी, अशोक दलवाई कमेटी. याद है, पढ़ा है आपने इसके बारे में? क्यों बनाई गई थी? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि नेशनल बैम्बू मिशन और अलग अलग ऐसी एसोसिएटेड स्कीम्स फार्मर्स को ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम देंगी, जिससे फार्मर्स, जो कि देश का लगभग 50% लोग एग्रीकल्चर में जो जुड़े हुए हैं, उनके लेवल ऑफ इनकम में बूस्ट आ सके. तो बस मैं जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नेशनल बैम्बू मिशन हमारे देश के अंदर बैम्बू को प्रमोट करने के लिए प्रोग्राम चल रहा है ना. एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के तहत ये प्रोग्राम चल रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के अंदर एग्रीकल्चरल ग्रोथ हम बढ़ा सकें. 2018-19 से ये मिशन शुरू हुआ था. इट वाज लॉन्च इन 2018-19 इन द फॉर्म ऑफ ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. अब दो तरीके की स्कीम होती है, सेंट्रल सेक्टर, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड. सेंट्रल सेक्टर जहाँ पे 100% सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है. सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है, तो कुछ पैसा खुद लगाएगी, कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट्स लगाएंगी. 60-40 का रेशो हो सकता है. सेंट्रल गवर्नमेंट 60% पैसा लगाए, 40% स्टेट्स लगाए. 70-30 भी हो सकता है. और कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जैसे हिमालयन स्टेट्स हैं हमारे देश के अंदर, उनको, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को 90-10 के रेशो में भी फंड प्रोवाइड किया जा सकता है. बट दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो कि 2018-19 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई थी. अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एक एडवाइजरी ग्रुप बनाया है, जो ये करंट अफेयर्स में चल रहा था कि एक एडवाइजरी ग्रुप बनाया है ताकि हमारे देश के अंदर बैम्बू सेक्टर के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट देख सकें नेशनल बैम्बू मिशन के तहत. तो नेशनल बैम्बू मिशन 2018-19 की स्कीम अब जाके एडवाइजरी ग्रुप के द्वारा रिव्यू की जा रही है, स्ट्रीमलाइन की जा रही है, ताकि नेशनल बैम्बू मिशन से हमारे देश में बैम्बू प्रोडक्शन बढ़े, बैम्बू को सेल करके एग्रीकल्चर की जो पाने वाली फार्मर्स इनकम प्राप्त करते हैं वो बढ़े, और उसके साथ साथ हमारे देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी इनकम डाइवर्सिफाइड सोर्सेज से कमा सकें. इसलिए तो बैम्बू प्लांटेशन को हम बढ़ावा दे रहे हैं. दैट इज व्हाई वी आर प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ बैम्बू एज अ प्रोडक्शन मार्केट. बैम्बू को प्रमोट करो, लोग प्रोड्यूस करेंगे, लोगों को स्किल डेवलपमेंट दो. ये सारा काम सरकार कर रही है. एडवाइजरी ग्रुप चाहती है कि और इसको स्ट्रीमलाइन करें और इसको बेहतर बनाएं. जो प्रॉब्लम्स, जो हिकअप्स हैं, जो समस्याएं हैं, उनको दूर करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें ताकि बैम्बू को आप सेल कर सको. कमर्शियल वैल्यू है, बेच के बहुत पैसा कमाया जा सकता है. एनवायरमेंटली भी एक सेफ क्रॉप है ये, लोगों को इनकम भी तो मिल रही है. बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो इसे ग्रीन स्टील कहते हैं. कई जगहों पे बैम्बू के घर बनाए जाते हैं ना, इसलिए इसको प्रधानमंत्री ने ग्रीन स्टील कहा. तो इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. बाकी बैम्बू फाइबर्स का भी मैंने कहा ना, अलग अलग जगहों पे यूज़ होता है. प्लास्टिक का भी जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको भी रिप्लेस करने के लिए बैम्बू एक बहुत रिलायबल सोर्स है. तो बहुत सारी चीज़ें हम बैम्बू के प्रोडक्शन से प्राप्त कर सकते हैं. आत्मनिर्भर बन सकता है भारत. इंडिया खुद को एक ग्लोबल मार्केट के तौर पे प्रदर्शित कर सकता है पूरी दुनिया में, बैम्बू को प्रोड्यूस करके और बैम्बू को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करके. सो थैंक यू. यहाँ पे हम आज के सेशन में रुक रहे हैं. वसु कटारा स्टडी IQ मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर आप कनेक्ट हो सकते हैं. vasu.katara@studiiq.com ये मेरी जीमेल ID है, इस पर आप कनेक्ट हो सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. गुड लक. जय हिंद, जय भारत. स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.